हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 12th में बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसमें आपका 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड जो सेकंड चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के बेसिस से बात की जाए तो वहां से भी, बिकॉज हर ईयर इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछ ही लेता है। ठीक है, बोर्ड की एग्जाम से बात करें तो उससे तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में उन टेक्निक्स को डील करता है जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म या उनसे प्राप्त एंजाइम्स का यूज करते हुए ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट या प्रोसेस को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि बायोटेक्नोलॉजी में उन टेक्निक्स को डील करता है जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म या उनसे प्राप्त एंजाइम्स का यूज करते हुए ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स या प्रोसेस को प्रोड्यूस किया जाता है। समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन व्हिच आर ऑल माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस कुड आल्सो बी थॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कार्ड हो गया आपका, ब्रेड हो गया, वाइन, ये सभी माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस से बनते हैं। यह भी एक टाइप से बायोटेक्नोलॉजी का ही फॉर्म है। ठीक है, ये भी एक टाइप से क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही फॉर्म है। समझ में आ गया आपको। देखते हैं कि however it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a लार्जर स्केल। ओके, प्रेजेंट टाइम में रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए तो इनमें वे प्रोसेस आते हैं जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज प्रोडक्ट्स को लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। फर्दर मेनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसिसिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिटेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होता है कि आगे चलकर अनेक प्रोसेस एंड टेक्निक को बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इन विट्रो, ठीक है, फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इन विट्रो में, ठीक है, आपके इन विट्रो में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण, जीन का सिंथेसिस एंड यूज, डीएनए वैक्सीन को डेवलप या करेक्टिंग या डिफेक्टिव जीन, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट है। समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं हम कि The European Federation of Biotechnology (EFB) has a given definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. क्या होता है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB द्वारा जो बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन दी गई उसमें दोनों ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का इनकम्पोसेस है। इट मीन्स कि समावेश है। ठीक है, इनकम्पोसेस मीन्स क्या होता है कि समावेश है। द डिफिनेशन गिवन बाय EFB इज एज फॉलोज: द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट, थ्योरल एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ओके, क्या है कि EFB द्वारा दी गई जो डिफिनेशन है वो है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के लिए नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स एंड इसके पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस का इंटीग्रेशन। ओके, समझ में आ गया आपको। ये जो है EFB द्वारा दी गई डिफिनेशन है आपकी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं हम कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें देखते हैं हम क्या है कि अमंग मेनी द 2 core techniques that enabled birth of modern biotechnology। और ओके, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में 2 कोर टेक्निक का हेल्प है। ठीक है, 2 ही कोर टेक्निक का हेल्प है। तो फर्स्ट जो है वो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, इसमें क्या होता है कि टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड thus change the phenotype of the host organism। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि इस टेक्निक द्वारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए की केमिस्ट्री में कर इसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराकर इसके फिनोटाइप को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक द्वारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए की केमिस्ट्री में चेंज कर हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराकर इसके फिनोटाइप को हम लोग क्या करते हैं,
चेंज करते हैं। समझ में आ गया आपको। एंड जो सेकेंड है इसमें क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम एटसेट्रा। ओके, क्या होता है जो सेकेंड प्रोसेस है इसमें कि क्या है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, जो सेकेंड है आपका क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो इसमें आपका कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट बनाकर केवल डिजायर्ड माइक्रोबियल यूकैरियोटिक सेल्स में ग्रोथ का लार्ज क्वांटिटीज में बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम एटसेट्रा का मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम्स का क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है कि let us now understand the conceptual development of the principle of genetic engineering। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या कि यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोबेबली आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज के बारे में जानते होंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ व्हिच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। ओके, क्या होता है कि फार्मर जेनेटिक सेटअप के लिए वेरिएशन एंड फार्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन के अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, इनमें से क्या होते हैं कि जो कुछ पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक फॉर्मेशन व्हिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। ओके, क्या होता है कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, जबकि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये वेरिएशन को परमिट मिलता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा क्या होता है, वेरिएशन को परमिट मिलता है। Traditional hybridization procedures used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes। ओके, क्या होता है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसीजर जो प्लांट एंड एनिमल के ब्रीडिंग में यूज होती है, इनके द्वारा डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन्स को इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है। ठीक है, इन सबका क्या होता है, इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है। समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं हम कि द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हिच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउज अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन आर ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विथआउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स में जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफर का यूज कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, जिससे बिना अनडिजायरेबल जीन के केवल एक या एक से अधिक डिजायरेबल जीन को सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, टारगेट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, टारगेट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया ना। अब हम आगे देखते हैं कि डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या आप जानते हैं कि एलियन ऑर्गेनिज्म में किसी टाइप से ट्रांसफर किए हुए डीएनए के पीस का क्या फ्यूचर है, जानते हैं आप, बताइए कि एलियन ऑर्गेनिज्म में किसी टाइप से ट्रांसफर किए हुए डीएनए के पीस का क्या फ्यूचर है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि यह डीएनए का पीस ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी सेल में इटसेल्फ मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्वयं से मल्टीप्लाई हो क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट्स इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। ठीक है, बट जब यह जीनोम के रिसिपिएंट से जुड़ जाता है तब यह मल्टीप्लाई होकर होस्ट डीएनए के साथ इनहेरिट हो जाता है। ठीक है, जब यह जीनोम के रिसिपिएंट से जुड़ जाता है तब यह मल्टीप्लाई होकर होस्ट डीएनए के साथ क्या होता है, इनहेरिट हो जाता है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम व्हिच हैज द एबिलिटी टू रिप्लिकेट। ओके, या डीएनए का एलियन पीस क्रोमोसोम का पार्ट हो जाता है जिसमें रिप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि रिप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है। इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन। ओके,
किसी भी क्या होता है कि एक क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं एंड जो इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ गया आपको कि जो एक क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं एंड जो इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि therefore for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism it needs to be a part of a chromosomes which has a specific sequence known as origin of replication। okay, क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी डीएनए के एलियन पीस के मल्टीप्लिकेशन के लिए इसे क्रोमोसोम का पार्ट होने की नीड होती है, ठीक है, जिसमें आपका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलता है जिसे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं। द एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रिप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि इस प्रकार एक एलियन डीएनए ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से लिंक्ड रहता है ताकि डीएनए का एलियन पीस होस्ट ऑर्गेनिज्म में इटसेल्फ रिप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है, इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग एंड मेकिंग मल्टीप्लाई आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, ठीक है, इसको हम लोग क्लोनिंग भी कह सकते हैं या किसी टेम्पलेट डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, किसी आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म की कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि इसको हम किसी टेम्पलेट डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है कि लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, अब एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं क्या है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ ए नेटिव प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफीरियम, ठीक है। तो क्या है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कॉन्ट्रैक्शन साल्मोनेला टाइफीमुरियम के नेटिव प्लाज्मिड, ठीक है, जो नेटिव प्लाज्मिड क्या है कि यह सर्कुलर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है जो स्वयं रिप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, स्वयं ही रिप्लिकेट कर सकता है। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के लिंक होने से हो सका था, ठीक है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन के लिंक होने से हो सका था। तो आगे देखते क्या कि स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर अकम्प्लिश दिस इन 1972 बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। okay, क्या है कि स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में प्लाज्मिड से डीएनए का पीस कट करके कंप्लीट किया, ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में प्लाज्मिड से डीएनए का पीस कट करके कंप्लीट किया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जीन रिस्पॉन्स था, ठीक है, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, इट मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, क्या है कि मॉलिक्यूलर सीजर्स कहे जाने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी से डीएनए को साइंटिफिक लोकेशन पर काटना पॉसिबल हो सका था, ठीक है, इसको क्या हो सका था, डीएनए को साइंटिफिक लोकेशन पर काटना क्या था, पॉसिबल हो सका था, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है कि द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, क्या है कि कटे हुए डीएनए का पीस प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है, ठीक है, आपके कटे हुए डीएनए का पीस प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर्स टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट, या प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर्स की तरह एक्ट करता है जो इससे जुड़े डीएनए को ट्रांसफर करता है, ठीक है, जो इससे अटैच डीएनए को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो यू प्रोबेबली नो दैट मॉस्किटो एक्ट्स एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्या होता है कि प्रोबेबली आप जानते हैं कि मॉस्किटो इंसेक्ट वेक्टर्स की तरह एक्ट कर मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है, ठीक है, ये क्या करता है कि इंसेक्ट वेक्टर की तरह एक्ट कर मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है। इन द सेम वे ये प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
सेम उसी तरह से प्लाज्मिड को वेक्टर के फॉर्म में यूज कर एलियन डीएनए की पीस को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डिलीवर किया जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह से, ठीक है, समझ में आ गया आपको कि सेम उसी तरह से प्लाज्मिड को वेक्टर्स के फॉर्म में यूज कर एलियन डीएनए की पीस को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डिलीवर किया जाता है। इतना समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर्स बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज व्हिच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइंस देयर एंड्स। ओके, क्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को वेक्टर के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को वेक्टर्स के साथ जोड़ने का जो काम है वो एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए पार्ट पर एक्ट कर उसके इंड्स को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जो डीएनए मॉलिक्यूल के कटे हुए पार्ट्स पर एक्ट कर उसके इंड्स को जोड़ने का काम करते हैं। समझ में आ गया आपको। तो दिस मेक ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेशन डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, क्या होता है कि इस कॉम्बिनेशन से इन विट्रो सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेट करने वाले डीएनए का फॉर्मेशन होता है जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं क्या है कि when this DNA is transferred into Escherichia coli is bacterium closely related to Salmonella. It could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and makes multiply copies. ठीक है, क्या होता है कि जब यह डीएनए इशरिकिया, ठीक है, इशरिकिया, समझ में आ गया आपको, इशरिकिया कोलाई, जब यह डीएनए इशरिकिया कोलाई जिसको हम लोग ई कोलाई भी बोलते हैं, एक बैक्टीरियम जो साल्मोनेला से क्लोजली रिलेटेड है में ट्रांसफर किया जाता है, तो यह न्यू होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज कर रिप्लिकेट की मल्टीप्लाई कॉपी बना लेता है। ठीक है, वो क्या करता है कि रिप्लिकेट की मल्टीप्लाई कॉपी बना लेता है। तो द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। ठीक है, क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कॉपीज का ई कोलाई मल्टीप्लाई ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। तो यू कैन हैंस इन्फर देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में बेसिक 3 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका है, ठीक है, उसको देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप्स क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। ठीक है, डिजायरेबल जीन्स के साथ डीएनए की आइडेंटिफिकेशन। ओके, डिजायरेबल जीन्स के साथ डीएनए की आइडेंटिफिकेशन। एंड जो सेकंड स्टेप आपका है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। ठीक है, आइडेंटिफाइड डीएनए के होस्ट में इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो आपका थर्ड स्टेप्स है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ट्रांसफर डीएनए को होस्ट में मेंटेन रखना एंड उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो आपके ये 3 स्टेप्स हैं। तो फ्रेंड, आज का लेक्चर में यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।